जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हूँ आप सबके समक्ष नए वर्ष 2025 का वार्षिक राशिफल लेकर के। इस नए वर्ष में हमारे साथ क्या होने वाला है, इस वर्ष को हम कैसे प्लान करें। आपने थंबनेल में पढ़ा होगा कि वो होगा जो सोचा ना होगा। और वस्तुतः ये शब्द अपने आप में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों भावों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। हमें कहाँ बच के रहना है और कैसे इस वर्ष को हम अपने लिए अविस्मरणीय बना सकते हैं, अद्भुत बना सकते हैं, उस सब पर विस्तार से चर्चा होगी। आज नंबर है मेष राशि का। मेष राशि के जातकों को पहले बता दूं, आपके चंद्र राशि पर आधारित है। प्रायः बताता रहता हूं कि यदि आपके लग्न कुंडली में चंद्रमा 1 नंबर की राशि पर विराजमान है तो आपकी मेष राशि हुई। यदि आपको अपनी कुंडली का ज्ञान नहीं है, पता नहीं है, चंद्र राशि नहीं पता है, तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। ये वीडियो, इसमें 4 ग्रहों को समाहित किया गया है। मूलतः 4 ग्रह केंद्र में रहेंगे क्योंकि यही पूरे वर्ष एक राशि पर विराजमान रहते हैं। देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव, राहु और केतु। इसी आधार पर वार्षिक राशिफल का फलादेश किया जाता है, भविष्यवाणी की जाती है। शनिदेव 29 मार्च को अपना स्थान परिवर्तित करके अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि को छोड़कर के मीन राशि पर चले जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति 14-15 मई की रात में अपना स्थान परिवर्तित करके वृषभ राशि से मिथुन राशि पर आ जाएंगे। यहां पर अतिचारी गति करेंगे, जिसके कारण 18 अक्टूबर को ही वो कर्क राशि पर प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन पुनः 5 दिसंबर को पीछे चले जाएंगे, अर्थात मिथुन राशि पे चले जाएंगे और 2 जून 2026 तक मिथुन राशि पर विराजमान रहेंगे। यह अतिचारी गति का कैसे परिणाम हमें प्राप्त होगा, उस सब पर हम चर्चा करेंगे। वहीं 18 मई को राहु केतु अपना स्थान परिवर्तित करेंगे, जहां राहु अपनी मीन राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में चले आएंगे, जो शनिदेव की राशि है, तो वहीं केतु कन्या राशि को छोड़ करके ग्रहों के राजा सूर्य की राशि सिंह राशि पर चले जाएंगे। इस सब का क्या परिणाम मिलने वाला है 2025 में, आइए जानने का प्रयास करते हैं। मेष राशि के जातकों के लिए सबसे पहले जो घटना घटने वाली है वो तिथि है 29 मार्च 2025। ये डेट अंतरिक्ष में घटने वाली बहुत महत्वपूर्ण घटना का प्रतिनिधित्व कर रहा है, क्योंकि इस डेट को शनिदेव, जो आपके एकादश स्थान पर अभी तक गोचर कर रहे हैं, 29 मार्च को ये गोचर करते हुए मीन राशि पर चले जाएंगे, जो आपकी राशि से द्वादश होगा। और यही 29 मार्च की वो तिथि होगी जब मेष राशि के जातकों पर 7.5 प्रारंभ हो जाएगी। और 29 मार्च तक तो बहुत अच्छा है, लाभ की स्थिति बिल्कुल, आर्थिक स्थिरता बनी रहेगी, प्रमोशन आदि की संभावनाएं 29 मार्च तक लगातार बनी हुई रहेंगी। आर्थिक स्थिरता, आर्थिक लाभ, बड़े लाभ आपको कराते हुए दिख रहे हैं शनिदेव। लेकिन जैसे ही 29 मार्च को जाएंगे आपके द्वादश स्थान पर, तो आपकी मानसिक चिंताएं बढ़ जाएंगी, मानसिक परेशानियां बढ़ जाएंगी, व्यर्थ की उलझनें बढ़ जाएंगी, आर्थिक समस्याएं, आर्थिक दबाव भी बढ़ते हुए यहाँ पर नजर आएंगे, व्यर्थ के खर्चे बढ़ जाएंगे, मानसिक तनाव अपने चरम पर आ जाएगा। और जब तक शनिदेव यहाँ पर हैं तब तक परेशानी करेंगे आपके द्वादश। हालांकि तो 7.5 वर्ष के लिए शुरू होगा ये कालखंड, लेकिन प्रथम चरण ये थोड़ा सा ज़्यादा परेशान करने वाला होगा मेष राशि के जातकों को। लेकिन चिंता मत करिए, तमाम मेष राशि के जातक इसी कालखंड में, शनि की इसी 7.5 में बहुत उच्च परिणाम भी प्राप्त करेंगे, बड़े बड़े उपलब्धियां भी उनको प्राप्त होने वाली हैं। ध्यान रखिएगा, 7.5 जब हो तब अपनी लग्न कुंडली में देखिए शनि की स्थिति कैसी है। लग्न कुंडली में शनि यदि आपके अच्छे हैं, अच्छे परिणाम दे रहे हैं, तो 7.5 से बहुत चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है, बहुत चिंतित होने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आपकी लग्न कुंडली में भी शनि अच्छे परिणाम नहीं दे रहे हैं, नीच के हैं, 2 स्थानों में विराजमान हैं, शत्रु स्थानों में बैठे हुए हैं, आदि किसी भी तरीके से उनके बलाबल में कमी है, तो फिर वो परिणाम थोड़ा सा ज़्यादा कठिनाईपूर्ण हो सकता है,
ज़्यादा परेशानीपूर्ण हो सकता है। शनि जब यहां पर आएंगे, शनिदेव आपके द्वादश स्थान पर, तो तीसरी दृष्टि से आपके धन स्थान को देखेंगे। 14-15 मई तक तो ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि गुरुदेव वहां पर विराजमान रहेंगे, लेकिन उसके बाद में जो आपका संचित कोष होगा इसमें कुछ कमी लाएंगे, खर्चे बढ़ेंगे, क्योंकि खर्च के स्थान से बैठ करके, व्यय के स्थान पर बैठ करके आपके कोष को देख रहे हैं, आपके संचित धन को देख रहे हैं। कुटुंब में कलह का वातावरण बन सकता है। परिवार में पारिवारिक संपत्ति को लेकर के, पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद होने की संभावना बढ़ेगी। अतः वाणी पर बहुत कंट्रोल रखने की आवश्यकता है। इन छोटी छोटी चीज़ों को आप नोट करते चलेंगे, तब ज़्यादा लाभ उठा पाएंगे इस वीडियो से। वाणी पर कंट्रोल रखेंगे, खान पान पे, आहार विहार पे कंट्रोल रखेंगे, तो तीसरी दृष्टि की मारकता शनि की कम हो जाएगी। और यहां पर चूंकि 18 मई तक शनि और राहु साथ साथ विराजमान रहेंगे, 18 मई को राहु आपके एकादश आ जाएंगे, तो जब तक शनि राहु साथ साथ हैं तो थोड़ी सी समस्याएं यहां पर ज्यादा करेंगे। लेकिन ये लाभकारी उनके लिए हो जाएगा जो वैदेशिक, ऐसे मेष राशि के जातक जो विदेश से जुड़े हुए हैं, विदेश में रह रहे हैं, चाहे नौकरी करने के लिए गए हैं, या शिक्षार्जन करने के लिए गए हैं, या व्यापार व्यवसाय के लिए गए, या आप अपने देश में रह के विदेश से जुड़कर कोई आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार करते हैं, या अपने देश में ही रहकर मल्टीनेशनल एमएनसीज में काम करते हैं, तो आप सबके लिए बहुत अच्छा लाभदायक स्थिति बनती रहेगी। 18 नवंबर तक तो 18 मई तक तो ज़्यादा लाभकारी स्थिति रहेगी जब तक राहु है। वही राहु जब 18 मई को एकादश स्थान पर जाएंगे, तो एकादश स्थान पर आकर के राहु अच्छा परिणाम देने लगेंगे। अभी हम शनि के उस पर फोकस करते हैं, तो तीसरी दृष्टि आपको लाभ भी कराएगी जब वैदेशिक कार्यों से आप जुड़े हुए हैं। जो सावधानी बरतने की बात की गई, आहार विहार और वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, अन्यथा कुटुंब में कलह ज्यादा भारी हो सकती है। शनि की 7वीं दृष्टि आपके 6ठे स्थान पर पड़ रही है। कुछ मेडिसिन पे खर्चे होंगे, दवाइयों पर खर्चे होंगे, डॉक्टरों का चक्कर लगेगा, स्वास्थ्य में विकार आने की संभावना स्वयं के भी और परिजनों की भी संभावना रहेगी। आपके स्वास्थ्य में कहीं ज़्यादा समस्या तो नहीं आने वाली है, लेकिन फिर भी क्योंकि आपके स्वास्थ्य के स्वामी मंगल की स्थिति कमोबेश पूरे वर्ष अच्छी रहने वाली है, तो स्वास्थ्य के लेकर के और यहाँ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि केतु हट जाएंगे, पंचम चले जाएंगे, लेकिन फिर भी परिजनों के ऊपर आपको स्वास्थ्य संबंधी कुछ खर्चे करने पड़ सकते हैं। शनि की दृष्टि जब यहाँ से धनु राशि पे जाएगी, दसम, यहाँ से दसम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वीं दृष्टि शनि की आपके भाग्य स्थान पर पड़ेगी। ये स्थान आपका बहुत ही ज़्यादा फ्लरिश होने वाला है। शनिदेव यहाँ पर बैठ करके जब आपके भाग्य स्थान को देखेंगे, तो गुरु की भी दृष्टि उस समय, जब गुरु आपके मिथुन राशि पर आ जाएंगे, तो गुरु की 7वीं दृष्टि अपने ही घर पर पड़ेगी और शनि की भी दृष्टि पड़ेगी। फलता भाग्य का जबरदस्त साथ मेष राशि के जातकों को यहाँ मिलेगा। भाग्य का जबरदस्त साथ मिलेगा। पिता के स्वास्थ्य में परेशानी आने की संभावना रहेगी। धर्म, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी से जितना जुड़े रहेंगे, भाग्य आपका उतना ही साथ देगा। आपका 9वां भाव पूरे वर्ष बहुत एक्टिवेट रहेगा और इसके कारण से आपके भाग्य के कारण बहुत सारे कार्य आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं। जो समस्याएं आएंगी भाग्य के कारण ही, यदि आप धर्म से स्वयं को जोड़े रखेंगे तो समस्याओं का समाधान भी होता हुआ चला जाएगा, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षता। उपाय मैं बताऊंगा वीडियो के अंत में, उसको जरूर करिएगा। अब हम आते हैं, अच्छा, शनि द्वादश जाएंगे तो शनि आपके स्वामी हैं 10वें स्थान के और एकादश स्थान के, तो लाभ में थोड़ी सी कमी आप 18 मई तक महसूस कर सकते हैं, जब तक कि राहु यहाँ नहीं आ जाते। राहु जैसे ही लाभ मार्ग पे आएंगे, और चूंकि राहु की भी मूल त्रिकोण राशि है कुंभ राशि, तो लाभ आपका बढ़ जाएगा। तो लाभ आपके बड़े बड़े हो सकते हैं, आकस्मिक बड़े लाभ होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन नौकरी, यदि आप नौकरी से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर कार्य क्षेत्र में समस्या पैदा होगी। जैसे ही 29 मार्च को शनिदेव पहुँचेंगे द्वादश, कार्य क्षेत्र में दबाव, कार्य क्षेत्र में कार्य की अधिकता, अधिकारियों की नाराजगी, नौकरी का छूट जाना, सस्पेंड हो जाना आदि समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए बहुत अलर्ट रहें। जो उपाय बताया जाए उसको जरूर करिएगा मेष राशि के जातकों। गुरु पर आते हैं। देवगुरु बृहस्पति
14-15 मई की रात में आपके द्वितीय स्थान अभी धन स्थान पर है, तो 1 जनवरी से लेकर के 14 मई तक तो धन वृद्धि के योग बनाए हुए हैं। उसके बाद गुरुदेव आ जाएंगे आपके मिथुन राशि पर, पराक्रम स्थान पर। फलतः पराक्रम पुरुषार्थ आपका बढ़ने वाला है, आपका प्रयास बढ़ने वाला है, कम्युनिकेशन स्किल आपकी जबरदस्त बढ़ने वाली है, और उससे आने वाली समस्त समस्याओं का, आर्थिक समस्याओं का समाधान आप कर पाएंगे। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। मीडिया से जुड़े हुए जो लोग हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, यूट्यूबर हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम आदि पर वीडियो बनाते हैं, मेष राशि के जातक, उनके लिए गुरु बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा अपने नॉलेज से, अपने स्किल से, अपने कम्युनिकेशन स्किल से, क्योंकि ये कम्युनिकेशन के कारक ग्रह बुध का घर है, और जब गुरु का ज्ञान वहाँ पहुँचेगा तो ज़बरदस्त यहाँ लाभ कराता हुआ दिख रहा है, और कई तरीके से लाभ यहाँ हो सकते हैं। अब गुरु की दृष्टि, 5वीं दृष्टि जब 7वें स्थान पर पड़ेगी तो मेष राशि के ऐसे जातक जिनका अभी तक विवाह नहीं हुआ है, उनके विवाह की संभावना को प्रबल कर देंगे। 14 मई के बाद से विवाह आपका हो सकता है। और गुरु की जो 7वीं दृष्टि है, अब गृहस्थ जीवन में भी आपके प्रेम प्यार बढ़ेगा। व्यापार व्यवसाय के लिए भी गुरु की दृष्टि बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छे परिणाम आने वाले हैं। व्यापार में भी आपकी वृद्धि होती हुई दिख रही है, क्योंकि गुरु की दृष्टि जब जाएगी 7वें पर पड़ेगी तो यहाँ पर वृद्धि करेगी, व्यापार व्यवसाय में भी वृद्धि होगी आपके। आपका जीवन साथी वर्किंग है तो उसके भी प्रमोशन के चांसेस बनेंगे, और यदि वो नौकरी की तलाश कर रहे हैं आपके जीवन साथी, तो नौकरी की तलाश भी यहाँ पर पूरी होती दिख रही 14 मई के बाद। गुरु की दृष्टि 7वीं आपके भाग्य स्थान पर पड़ी, जिसकी चर्चा हम शनि के साथ संयुक्त रूप से कर चुके हैं। भाग्य आपका प्रबल हो जाएगा, और इस भाग्य की प्रबलता को पूरे वर्ष आप महसूस भी करेंगे। गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो आकर के आपके एकादश स्थान, लाभ स्थान पर विराजमान होगी, और राहु जो एक्सपेंड करने वाला ग्रह है, एम्प्लीफायर है, यहाँ पर विराजमान रहेगा। गुरु की भी दृष्टि पड़ेगी, फलतः आय के मार्ग आप 1 से अधिक बढ़ते हुए दिख रहे हैं। निस्संदेह 1 से अधिक होकर के रहेंगे ही रहेंगे। 18 अक्टूबर को वो दिन होगा जब गुरु अतिचारी होकर के आपके चतुर्थ स्थान पर कर्क राशि में आ जाएंगे। फलतः यहाँ पर हंस पंच महापुरुष राजयोग बन जाएगा 18 अक्टूबर को। यहाँ पर लगभग 50 दिन विराजमान रहने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति, और हंस पंच महापुरुष का योग बनेगा, और यहाँ पर घर, गाड़ी, बंगला, वाहन सब का सुख आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। नया वाहन ले सकते हैं, घर नया खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं। इस सब का लाभ यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपको कराते हुए दिख रहे हैं। 5 दिसंबर को पुनः गुरु मिथुन राशि पे चले जाएंगे, तो दोनों स्थान आपके लाभकारी हैं। देवगुरु बृहस्पति कंटिन्यूअस आपको लाभ देते रहेंगे, भाग्य के कारक है तो भाग्य को बढ़ाएंगे, और दूसरे द्वादश के भी कारक हैं। द्वादश में शनि विराजमान रहेंगे। खर्चे के प्रति आपको बहुत सावधान रहना है। जहां अत्यावश्यक खर्च हो वहीं पर करें, खर्चों पर कंट्रोल रखना है कंटिन्यूअस। इस बात को दिमाग में बनाए रखें कि अपने धन का अपव्यय नहीं करना है। भाइयों बहनों, इस 2025 में, चूंकि 2025 मंगल को समर्पित ग्रह है, न्यूमरोलॉजी के आधार पर देखें तो 2025 को जोड़ेंगे तो 5, 2, 7 और 2, 9, तो मंगल से प्रभावित ये वर्ष होगा। साथ ही साथ 2025 के अंतिम 2 अंकों को जोड़ेंगे तो 5, 2, 7, 7 होगा। 7 का प्रतिनिधित्व तो केतु करता है, और केतु कुजो भवेत, मंगल की तरह परिणाम देने लगता है। तो यहाँ पर डबल मंगल का परिणाम आएगा। युद्धोन्माद की स्थिति बनने वाली है 2025 में, और वैश्विक दृष्टि से आर्थिक मंदी के भी संकेत मिलते हुए दिख रहे हैं, जिसके कारण से आपका धन, आपका धर्म आपकी रक्षा करेगा। निवेदन आप सबसे करूंगा कि अपने धन का अपव्यय होने से रोकिएगा, धन को बचाइएगा और धर्म को बढ़ाइएगा। धन को भी बढ़ाइए, धर्म को भी बढ़ाइए, क्योंकि 2025 और 2026 इन दोनों वर्षों में यही 2 चीज़ें आपकी रक्षा करेंगी। धर्म से आपकी रक्षा होगी, और धन भी, बचाया हुआ धन, संचित धन ही आपके काम आने वाला है। परिस्थितियां विपरीत होंगी, वैश्विक स्तर, न केवल मेष राशि की बल्कि पूरे विश्व की स्थिति बहुत विपरीत होने वाली है। सावधान रहिएगा। भविष्य मालिका का जो कथन है इन्हीं 25-26 में वो सार्थक होगा, सिद्ध होगा। तो इसलिए आप लोग बहुत सावधानी पूर्वक इस वर्ष को बिताइएगा। राहु 18 मई को एकादश स्थान पे आएंगे, बात हो चुकी है। एकादश स्थान उपचय स्थान है, जहां पर राहु राजयोग कारक होता है,
धन वृद्धि के बहुत सारे अवसर आपके लिए लेकर के आएंगे, लेकिन प्रेम जीवन के लिए अच्छा समय नहीं होगा। प्रेम में तकरार हो सकती है। यदि आप लव रिलेशनशिप में हैं मेष राशि के जातक, तो प्रेम में तकरार होगी, वहाँ सेपरेशन हो सकता है, क्योंकि केतु आपके 18 मई को ही पंचम स्थान पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी बरतनी है प्रेम जीवन को लेकर के। अपने संतान के जीवन, संतान की शिक्षा को लेकर के, संतान के विकास को लेकर के, संतान के संस्कार को लेकर के आपको अलर्ट रहने की आवश्यकता होगी 2025 में और 2026 में ही, नहीं तो संतान आपकी विचलित हो सकती है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए बहुत सुंदर योग बनते हुए दिख रहे हैं। शनि का द्वादश पे बैठ करके छठे स्थान को देखना ये बहुत अच्छा है। प्रतियोगी परीक्षाओं में विजय, कैरियर में श्रेष्ठता, कैरियर में प्रगति आपको कराते हुए दिख रहे हैं। कैरियर में आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। यद्यपि जो लोग पहले से ही नौकरी में हैं उनके लिए 7.5 के दौर में 29 मार्च के बाद में परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन करियर में उन्नति इसलिए होगी क्योंकि देवगुरु बृहस्पति इन भावों को संभालेंगे। जब कर्क राशि पर आएंगे अतिचारी होकर के, तब आपको नौकरी लगने की संभावना को प्रबल कर देंगे। नौकरी में प्रमोशन आदि की स्थिति लाते हुए दिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर के राहु केतु भी अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। आर्थिक दृष्टि से तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन संतान की दृष्टि से, प्रेम की दृष्टि से राहु केतु का ये गोचर अच्छा नहीं होगा। वहां पर आपको अलर्ट रहने की आवश्यकता है। गृहस्थ जीवन अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य ऑलमोस्ट गुड है, कहीं कोई चिंता करने की बात नहीं है। हाँ, मेष राशि के जातक अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएंगे, दौड़ भाग करें, जिम जाएं, खेलें कूदें, कुछ भी करें। फिजिकल एक्टिविटी जितनी बढ़ाएंगे आपका स्वास्थ्य उतना ही अच्छा होता जाएगा और पूरे वर्ष आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या नहीं आएगी। केवल इतना सा ध्यान रखिएगा कि जो अब उपाय बताया जाए उस उपाय को आपको करना बहुत अनिवार्य है। क्या करना है उपाय? पहले तो 7.5 आपकी शुरू हो गई है। हनुमान जी की शरण ग्रहण किए रहें और आपके चतुर लग्नेश भी हनुमान जी ही हैं। लग्नेश के भी प्रतिनिधि देवता हनुमान जी हैं। हनुमान जी की उपासना खूब करें। साउथ में रहते हैं और वहाँ के कार्तिकेय स्वामी की उपासना आप करें। हनुमान चालीसा का 7 बार या 11 बार पाठ करिए। शनिवार को प्रातः काल पीपल के पेड़ की जड़ में जल और दूध मिला करके उसको सींचे, ना दूध हो तो केवल जल से ही जल अर्पित करिए। और शाम के समय तिल तेल का दिया जरूर जले। एक क्रम बना लीजिए, ये करना ही करना है और लंबे समय तक करना है आपको। 7.5 दौर चल चुका है और ये 7.5 आपके लिए खतरनाक ना हो, इसलिए ये 2 उपाय आपको अनिवार्य रूप से करने हैं। नित्य हनुमान जी के मंदिर जाना है और शनिवार का जो उपाय उसको करना है। पानी वाला नारियल, ध्यान रखिए, नोट कर लीजिए, पानी वाला नारियल, 1 यज्ञोपवीत अर्थात जिसको जनेऊ कहते हैं, चमेली का तेल और पीला सिंदूर हर शनिवार को हनुमान जी को अर्पित करिएगा, ताकि आप 7.5 के दुष्प्रभावों से पूरी तरह बचे रहें। सुंदरकांड का पाठ कर सके तो उसको भी करिएगा। इतना उपाय बहुत ही अनिवार्य है। दूसरा उपाय आपके लिए बता दूं, क्योंकि आने वाला समय बहुत भयावह होने वाला है, इसलिए मैं डरा नहीं रहा हूं, ये सच्चाई है, आपको अलर्ट कर रहा हूं, सावधान कर रहा हूं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नित्य हर व्यक्ति को करना चाहिए। हो सके तो दिन में 3 बार करें, न 3 बार कर सके तो सुबह शाम 2 बार करें। ये बहुत लंबा लगता है आपको, तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए, गायत्री मंत्र का जाप करिए। जप करने के बाद ही ये पाठ करिएगा, अद्भुत परिणाम होगा 2025 में। और न केवल आपकी चारों तरफ से रक्षा होगी, बल्कि आप उन्नति के शिखर को भी स्पर्श करेंगे। 9 वर्ष की बहुत बहुत मंगल कामनाओं के साथ में वीडियो को यहीं विराम देता हूं। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, तो कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके पुण्य लीजिएगा और कमेंट में जा कर के भगवान का अत्यंत प्यारा नाम जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।